बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम यूनिट 2 का सी पोर्शन पढ़ेंगे, एंटी पार्किंसन ड्रग। देखिए, एंटी पार्किंसन ड्रग से पहले हम पार्किंसन का थोड़ा जिक्र करते हैं कि पार्किंसन कौन सा डिसऑर्डर है। तो डायरेक्ट हम ऑब्जेक्टिव की तरफ जाएंगे विदाउट टाइम वेस्टिंग। ऑब्जेक्टिव में है कि डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग एंड डोपामिनर्जिक ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म। अगर आप पार्किंसोनिज्म का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो पहले आप डिस्क्राइब करें कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग और डोपामिनर्जिक ड्रग का एक्शन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टाइप ऑफ कॉमन यूज्ड एंटी पार्किंसन ड्रग। वो कौन से आमतौर पर जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं पार्किंसन के लिए, वो कौन से ड्रग है, इसमें ज़रा डिफ्रेंशिएट करें। डिस्क्राइब द साइड इफेक्ट ऑफ एंटी पार्किंसन ड्रग, यानी एंटी पार्किंसन ड्रग का साइड इफेक्ट क्या है। डिस्कस द नर्सिंग इंटरवेंशन इंक्लूड द क्लाइंट टीचिंग अवर ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज। जब आप पार्किंसन डिजीज़ की प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो इसी दौरान क्लाइंट को नर्सिंग इंटरवेंशन ज़ाहिर बात है दरकार है। तो कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन आप दे रहे हैं। कैलकुलेट द ड्रग डोज एक्यूरेटली फॉर ओरल एंड पेरेंटल एंटी पार्किंसन। ज़ाहिर बात है कि ये जो ड्रग्स है ये ओरल भी हो सकते हैं और पेरेंटल भी हो सकते हैं। तो ओरल और पेरेंटल को आप प्रॉपर तरीके से एक्यूरेटली किस तरह ड्रग डोज कैलकुलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो इन सारी क्वेश्चन का जवाब हमें नीचे दिए गए स्लाइड में मौजूद है। तो आए हम पढ़ते हैं। Parkinsonism is a progressive neurological disorder of muscle movement characterized by tremor, muscle rigidity, bradykinesia, which is called slowness in initiating and carrying out of voluntary muscle या voluntary movement and postural jet abnormalities। देखिए, पार्किंसोनिज्म वो प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। एक तो ये कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और दूसरा प्रोग्रेसिव का मतलब स्टेप बाय स्टेप। ये स्लोली न्यूरॉन डिजनरेशन डिसऑर्डर है ऑफ मसल मोमेंट, जिसमें मसल आपका जो मोमेंट कर पा रहा है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही। करेक्टराइज बाई उसकी खासियत क्या है कि ट्रेमर, आप पे ट्रेमर आएगी। ट्रेमर का मतलब शेकिंग। मसल रिजिडिटी, आपका जो मसल है चाहे वो आर्म का है या लेग्स का है या एब्डोमेन्स का है, वो रिजिड होगा, सख्त होगा। ब्रेडिकाइनेज वो कंडीशन है स्लोइंग इन इनिशिएटिंग एंड कैरिंग आउट ऑफ वॉलेंट्री मोमेंट। वॉलेंट्री मोमेंट वो मोमेंट जो आपके कंट्रोल में है, जब आप चाहे तो वो मोमेंट आप कंट्रैक्ट या रिलैक्स कर सकते हैं। वो मोमेंट को स्टार्ट करने में और कैरी आउट करने में क्या होगी, स्लोनेस होगी। मतलब आप प्रॉपर तरीके से वॉलेंट्री मोमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। जब आप स्टार्ट करते तो फिर वो मोमेंट इंतहाई स्लोली जाएगा। एंड पोस्चरल एंड जेटिव नॉर्मेलिटी भी हो सकती है। पोस्चर का मतलब अंदाज, आपका जो एरेक्ट बॉडी पोजीशन है, और जेटिव नॉर्मेलिटी, जेट मीन्स मोमेंट, आपका मोमेंट डिस्टर्ब होगा, आपका पोस्चर जो बॉडी फिजिकल अपीयरेंस है वगैरह वो डिस्टर्ब होगा। तो इसी कंडीशन को हम पार्किंसोनिज्म कहते हैं। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें आपकी मोमेंट, आपके ऊपर ट्रेमर आ सकता है, शेकिंग, आपको मसल रिजिडिटी भी हो सकता है, वॉलेंट्री मोमेंट को कंट्रोल करने या इनिशिएट स्टार्ट करने में आपको स्लोनेस हो सकती है, रुकावट हो सकती है। और जेट मोमेंट में और पोस्चर में आपका जो बॉडी का पोस्चर है, जो पोजीशन है, इसमें भी क्या हो सकता है, डिस्टर्बेंस या डिसोरिएंटेशन हो सकती है। तो इसी डिजीज़ को हम पार्किंसोनिज्म कहते हैं। Parkinsonism disease in the extrapyramidal motor disorder occur due to degeneration of dopaminergic neuron in the substantia nigra per compacta, result in dopamine deficiency। देखिए, ये ब्रेन के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम एक्स्ट्रा पैरामिडल मोटर कहते हैं। वही एक्स्ट्रा पैरामिडल मोटर का काम है कि वो आपकी जो मोमेंट है, वॉलेंट्री मोमेंट है, वो कंट्रोल करती है, और इनवॉलेंट्री मोमेंट और वॉलेंट्री मोमेंट वो कंट्रोल करती हैं। जब ये डिस्टर्ब हो जाए, एक्स्ट्रा पैरामिडल मोटर न्यूरॉन डिस्टर्ब हो जाए, वो डिजनरेट हो जाए, वहाँ पे स्पेशली एक न्यूरॉन होते हैं जिसको हम डोपामिनर्जिक न्यूरॉन होते हैं। इसी एक्स्ट्रा पैरामिडल मोटर में डोपामिनर्जिक न्यूरॉन पाए जाते हैं। और ये जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन है ये एक स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होते हैं जिसको हम सब्सटेंशिया नाइग्रा पर कम्पैक्टा कहते हैं। अगर उसमें कोई डिफिशियंसी या कोई डिजनरेशन कॉज हो जाए तो उसी को, इसकी वजह से डोपामिन की डिफिशियंसी होगी, और जब डोपामिन की डिफिशियंसी होगी तो इस डिसऑर्डर को हम पार्किंसोनिज्म डिसऑर्डर कहते हैं। अगर एक्स्ट्रा पैरामिडल मोटर, ये एक एक्स्ट्रा पैरामिडल मोटर डिसऑर्डर है, न्यूरॉन डिसऑर्डर है, जिसमें सब्सटेंशिया नाइग्रा पर कम्पैक्टा के अंदर डोपामिनर्जिक न्यूरॉन होते हैं। अगर वो न्यूरॉन डिजनरेट हो जाए, ख़त्म हो जाए, उसको कोई डिजीज़ काज हो जाए, तो इसी वजह से आपके अंदर डोपामिन की डिफिशियंसी होगी, और जब डोपामिन की डिफिशियंसी होगी तब आपको पार्किंसन डिजीज़ हो सकती है। इट अकर ओनली 2% इन एल्डर पॉपुलेशन। ये जो एल्डर पॉपुलेशन है, मतलब ये ज़्यादातर एज, मतलब यंग एडल्टहुड में नहीं पाए जाते, ओनली 2% है। क्लासिकली डिजीज ऑफ 7 डिकेड ऑफ लाइफ, जब आप 70 साल क्रॉस करते तो उसी दौरान ये डिजीज़ बिल्कुल क्लासिकल बन जाते हैं, अमूमन अपीयर होता है। एन इम्बेलेंस बिटवीन डोपामिनर्जिक
इनहिबिटरी एंड एक्साइटेटरी कोलिनर्जिक न्यूरॉन। देखिए ये दो तरह के न्यूरॉन होते हैं, एक होता है इनहिबिटरी न्यूरॉन और दूसरा है एक्साइटेटरी न्यूरॉन। एक्साइटेटरी वो न्यूरॉन होते हैं जो जब वो स्टिमुलेट होते हैं तो उसी स्टिमुलेशन की वजह से वो एक्साइट होता है। एक्साइट का मतलब कंट्रैक्शन एंड कंट्रैक्शन होता है। और डोपामिनर्जिक या इनहिबिटरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं जब आप उसको स्टिमुलेट करते हैं तो स्टिमुलेशन की वजह से वो बिल्कुल क्या करते हैं, आपके मूवमेंट को रिलैक्स करते हैं, आप बिल्कुल रिलैक्स पाते हैं इसी न्यूरॉन की वजह से। इनहिबिटरी जाहिर बात है आपने पढ़ा होगा कि इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी में क्या फ़र्क है। सिंपल ये याद रखें कि एक्साइटेटरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं जब आप उसको स्टिमुलेट करते हैं, जब वो स्टिमुलेट होते हैं किसी भी स्टिमुलस की वजह से, तब वो कंट्रैक्शन ज़्यादातर करती है। आपका जो कंट्रैक्शन मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब होता है या कंट्रैक्शन इसकी वजह से हो सकती है। और इनहिबिटरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन जब आपको रिलैक्सेशन में मदद देती है। तो जब ये दोनों प्रोसेस इम्बैलेंस हो जाए, डोपामिनर्जिक इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी जो कि कोलिनर्जिक न्यूरॉन है, एंटी कोलिनर्जिक में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कोलिनर्जिक न्यूरॉन एक्साइटेटरी न्यूरॉन है, जब ये दोनों आपस में क्या हो जाए, इम्बैलेंस हो जाए। लेकिन इम्बैलेंस इस तरह होते हैं कि डोपामिनर्जिक एक्टिविटी इन्हें वो क्या होते हैं, वो डिक्रीज होते हैं और कोलिनर्जिक एक्टिविटी क्या होते हैं, वो डिक्रीज होते हैं। तो इसी दौरान आपका जो इनहिबिटरी न्यूरॉन है जो सॉरी डोपामिनर्जिक एक्टिविटी क्या होते हैं, वो या डिक्रीज़ होते हैं और जो एक्साइटेटरी एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होते हैं। तो इसी दौरान आपको ट्रेमर वगैरह ये सारी कैफियत हो सकती है। देखिए पैथोजेनेसिस क्या है। पैथोजेनेसिस का मतलब कि अगर आपको एक डिजीज़ अभी किसी पैथोजन की वजह से हो सकती है या कोई काज उसका क्या है, मिसाल के तौर पर डिजनरेशन ऑफ डोपामाइन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन इन द सब्सटेंशिया नाइग्रा ऑफ द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के अंदर सब्सटेंशिया नाइग्रा पाए जाते हैं, इसके अंदर डोपामाइन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन है जो डोपामाइन प्रोड्यूस करता है। अगर वो डिजनरेट हो जाए तो इसकी वजह से डिसरप्ट द बैलेंस ऑफ dopamine neurotransmitter for normal function of extrapyramidal motor system, central posture, support, voluntary motion। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि एक्स्ट्रा पायरामिडल मोटर सिस्टम में कौन सा परफॉर्मेंस अदा करती है, कंट्रोल ऑफ पोस्चर, आपका जो अंदाज से फॉर एग्जांपल आप स्टैंडिंग एरेक्ट पोजीशन में है या सिटिंग पोजीशन में है वो बैलेंस में रखता है, आपको प्रॉपर सपोर्ट देता है और वॉलंटरी मोशन को कंट्रोल करता है। वॉलंटरी मोशन जब आप चाहे तो हाथ को एक्सटेंड या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये वॉलंटरी मोशन है। एसिटाइल कोलिन इन द बेसल गैंग्लिया। एसिटाइल कोलिन ये बेसल गैंग्लिया में पाए जाते हैं। सिम्टम डो नॉट अकर अंटिल 80% ऑफ न्यूरॉन इन द सब्सटेंशिया नाइग्रा लॉस। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू रोल कि तब तक सिम्टम अपीयर नहीं होगी जब आपका सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर न्यूरॉन 80% की लॉस ना हो। जब 80% न्यूरॉन लॉस हो तब आपको ये पार्किंसन डिजीज़ हो सकती है, साइन और सिम्टम शो हो सकती है। अदरवाइज अगर 80% साइन एंड सिम्टम शो ना हो तब आपको पता नहीं चलता कि ये पार्किंसन है या नहीं। तो ये पैथोजेनेसिस एक आपका डोपामिन डिस्टर्ब होगा और आपका एसिटाइल कोलिन डिस्टर्ब होगा। लेकिन देखिए नॉर्मल में आप देखें तो इन द बेसल गैंग्लिया द डोपामिनर्जिक एक्टिविटी इज बैलेंस बाय कोलिनर्जिक सिस्टम। बेसल गैंग्लिया के अंदर डोपामिनर्जिक और एसिटाइल कोलिन बिल्कुल सेम पोजीशन पे है, मतलब 5 डोपामिन रिलीज हो रही है न्यूरोट्रांसमीटर और 5 एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रही है। तो आपका जो दोनों कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन एबिलिटी जो बिल्कुल नॉर्मल है, आप प्रॉपर तरीके से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। पार्किंसनिज्म कब हो सकती है, जब आपका डोपामिनर्जिक एक्टिविटी क्या हो, डिक्रीज हो और आपका एसिटाइल कोलिनर्जिक एक्टिविटी इंक्रीज हो। जाहिर बात है क्योंकि डोपामिनर्जिक इनहिबिटरी न्यूरॉन है और एसिटाइल कोलिन एक्साइटेटरी है। जब एक्साइटेशन ज़्यादा हो तब आपका ट्रेमर, आपके ऊपर ट्रेमर आ सकते हैं, मसल रिजिडिटी तब हो सकती है, कंट्रैक्शन तब ज़्यादा हो सकता है जब आपका एक्साइटेटरी न्यूरॉन स्टिमुलेट ज़्यादा हो। जाहिर बात है तो वो स्टिमुलेटरी या एक्साइटेटरी न्यूरॉन एसिटाइल कोलिन है वो ज़्यादा होगा और डोपामिन कम होगा। पार्किंसनिज्म रिजल्ट ड्यू टू डिप्लेशन ऑफ डोपामिन इन द रिलेशन टू कोलिनर्जिक एक्टिविटी। जबकि डोपामिन का जो रिलेशन है कोलिनर्जिक के साथ, जब कोलिनर्जिक एक्टिविटी ज़्यादा हो और डोपामिन कम हो तो इसी वजह से पार्किंसनिज्म हो सकते हैं। आल्सो एंटी डोपामिनर्जिक ड्रग, या आप वो ड्रग लेंगे जो एंटी डोपामिनर्जिक है, अगेंस्ट डोपामिन है। मिसाल के तौर पर हम पढ़ते हैं कि एंटी डोपामिनर्जिक ड्रग कौन कौन से हैं, तो एंटी डोपामिनर्जिक ड्रग आप लेंगे या जिस तरह के फिनोतियाजीन है, हेलोपिरिडोल है, मिथाइल डोपा है, ये सारे एंटी डोपामिनर्जिक ड्रग है, अगेंस्ट डोपामिन है। अगर आप इस तरह ड्रग लेंगे तो ये डोपामिन के लेवल को डिक्रीज़ करता है। अगर ये डिक्रीज़ होगा तो आपका जो एक्टिविटी है बिटवीन द डोपामिन एंड एसिटाइल कोलिन वो डिस्टर्ब होगा और आपको डिजीज़ काज हो सकती है। अच्छा, उसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट को आपने इस तरह मेंटेन करना है, 2 स्ट्रेटजी है। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्ट्रेटजी है वो है रिस्टोर द नॉर्मल डोपामिन। आपने नॉर्मल डोपामिन रिस्टोर करना है। देखिए ये जो पार्किंसनिज्म अपीयर हो रहा है 2 रीज़न की वजह से हो सकते हैं। या तो एसिटाइल कोलिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है,
और डोपामीन बिल्कुल नॉर्मल है। अगर डोपामीन नॉर्मल है और एसिटाइलकोलिन ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है तब भी पार्किंसनिज्म हो सकता है। या दूसरी वजह ये हो सकता है कि आपका जो डोपामीन लेवल है वो प्रॉपर तरीके से सीक्रेट नहीं हो पा रही, और दूसरी तरफ से जो एक्साइटेटरी न्यूरॉन है एसिटाइलकोलिन वो नॉर्मल है, एसिटाइल नॉर्मल है लेकिन डोपामीन कम सीक्रेट हो रहा है, तब भी हो सकता है। तो दोनों सिचुएशन में आपने क्या करना है कि नॉर्मल डोपामीन को रिस्टोर करना है। और दूसरा ये है कि रिसेप्टर एक्टिविटी ऑफ द स्ट्रेटम मस्कारेनिक रिसेप्टर, यहाँ पे कुछ एसिटाइल, अच्छा ऐसे जो एसिटाइलकोलिन है वो ज़्यादातर मस्कारेनिक रिसेप्टर पे, ये हम पढ़ेंगे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में। ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में आप मस्कारेनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर को डिटेल से पढ़ेंगे। जब एसिटाइलकोलिन मस्कारेनिक रिसेप्टर के साथ अटैच होते हैं, लेकिन आपने क्या करना है कि आपने उसको प्रिवेंट करना है कि प्रॉपर तरीके से एसिटाइलकोलिन मस्कारेनिक के साथ अटैच ना हो, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देंगे तब भी ये पॉसिबल हो सकता है। तो दोनों सिचुएशन में आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। देखिए ये वही नॉर्मल बात उसने रिपीट की। अगर आप ए के स्ट्रक्चर को देखें तो डोपामिन और एसिटाइलकोलिन बिल्कुल नॉर्मल है, और बी स्ट्रक्चर को अगर आप देखें डोपामिन क्या है तो तब भी पार्किंसन हो सकते हैं कि आपका अगर एसिटाइलकोलिन और डोपामिन का लेवल है वो जो डिस्टर्ब है, और सी ऑप्शन में भी आप दे सकते हैं कि एसिटाइलकोलिन और डोपामिन का लेवल क्या है वो भी डिस्टर्ब है। तो तीनों सिचुएशन में आप दे सकते हैं नॉर्मल बैलेंस ऑफ एसिटाइलकोलिन एंड डोपामिन इन द सीएनएस। तो ए स्ट्रक्चर रिपेयर हो रहा है। बी स्ट्रक्चर ये कह रहा है कि इन पार्किंसनिज्म डिजीज अ डिक्रीज इन डोपामिन रिजल्ट इन इम्बैलेंस। अगर डोपामिन नीचे जा रहा है ना, तो जब नीचे जा रहा है इसका मतलब कि डोपामिन डिक्रीज हो रहा है, तभी आपको पार्किंसनिज्म हो सकती है। और सी में कह रहा है कि पार्किंसनिज्म ड्रग इज एम्ड एट करेक्टिंग द इम्बैलेंस बिटवीन एसिटाइलकोलिन एंड डोपामिन, दिस कैन बी अकॉम्प्लिश्ड बाय आइदर। देखिए वो कह रहा है कि अगर एसिटाइलकोलिन ज़्यादा हो और सीक्रेट हो पा रहा है और डोपामिन कम है, तो आपने दोनों एक्टिविटी को बैलेंस करने के लिए एसिटाइलकोलिन को क्या करना है, एसिटाइलकोलिन को कम करना है और डोपामिन को ज़्यादा करना है, तब आपका ये जो ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल हो सकता है। देखिए ट्रीटमेंट का जो बेसिक एम है वो दो पोर्शन के ऊपर डिवाइड हुआ है। आपने डोपामिन को या तो ज़्यादा करना है, बढ़ाना है, या एसिटाइलकोलिन को कम करना है। तो आए हम ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है एंटी पार्किंसनिज्म का। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटी पार्किंसनिज्म फार्माकोथेरेपी द डोपामिनर्जिक कोलिनर्जिक बैलेंस में बी रिस्टोर्ड बाय टू मैकेनिज्म। दो मैकेनिज्म के जरिए आपको ये रिस्टोरेशन डोपामिन और कोलिनर्जिक का हो सकते हैं। नंबर एक, इन्हांसमेंट ऑफ डोपामिनर्जिक एक्टिविटी बाय ड्रग। आपने ऐसे ड्रग देने हैं जो डोपामिन की एक्टिविटी को बढ़ा देती है। नंबर एक, विच में रिप्लेनिश न्यूरोनल डोपामिन बाय सप्लाइंग लीवडोपा विच इज़ अ नेचुरल प्रिकर्सर। देखिए लीवडोपा एक नेचुरल प्रिकर्सर है डोपामिन के लिए। इसका मतलब ये है कि आपने लीवडोपा देना है। लीवडोपा क्या काम करता है, प्रिकर्सर की तरह, लेकिन नेचुरल। प्रिकर्सर कहते हैं बेसिक, बुनियाद को, कि ये एक बेसिक है, बुनियाद है जिससे मज़ीद डोपामिन प्रोड्यूस हो रही। तो आपने उसको क्या करना है, रिप्लेनिश करना है। जो न्यूरॉन के अंदर डोपामिन है, आप बाय सप्लाइंग ल्यूडोपा, आपने ल्यूडोपा ड्रग्स देने हैं और वो ल्यूडोपा से पेर माजिद डोपामिन बनते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डोपामिन इटसेल्फ इज इनइफेक्टिव एंड डज नॉट क्रॉस ब्लड में। अगर आप डायरेक्टली डोपामिन किसी पेशेंट को देंगे तो वो इसका नुकसान ये है कि वो ज़्यादातर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते। जब वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते तो इसी वजह से डोपामिन वहाँ पे ब्रेन के अंदर नहीं जा सकता, और हमें मिड ब्रेन के अंदर चाहिए डोपामिन, इसी वजह से उसका कोई इफेक्ट नहीं है। आपने इसीलिए ल्यूडोपा देना है, और ल्यूडोपा का जो एक्शन है वो ब्लड ब्रेन बैरियर या बीबीबी को इजीली क्रॉस कर सकता है, और फिर ब्रेन के अंदर ल्यूडोपा डोपामिन में कन्वर्ट होता है। डोपामिन एगोनिस्ट अपने देने हैं। वो एगोनिस्ट का मतलब कि वो ड्रग जो डोपामिन की एक्टिविटी को बढ़ा देती है, जिस तरह के ब्रोमोक्रिप्टिन है या परगोलाइड है, मैंने आपको बताया था। एंटीथायराइड में प्रोलेक्टिन, एंटी प्रोलेक्टिन में कि ये एंटी प्रोलेक्टिन भी है। ब्रोमोक्रिप्टिन और परगोलाइड ये दोनों एंटी प्रोलेक्टिन है, प्रोलेक्टिन की एक्टिविटी को डिक्रीज करती है और डोपामिन की एक्टिविटी को बढ़ा देती है। प्रोलॉन्ग द एक्शन ऑफ डोपामिन थ्रू सेलेक्टिव इनहिबिशन ऑफ इट्स मेटाबॉलिज्म। देखिए आपने डोपामिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसको प्रोलॉन्ग करना है बाय सेलेक्टिव इनहिबिशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। जाहिर बात है कि डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है और इसका एक हाफ लाइफ है स्पेशल। अगर वो हाफ लाइफ ख़त्म हो जाए तो फिर उसकी मेटाबॉलिज्म होती है कंपोनेंट में डिवाइड होगा। अगर आपने इसकी मेटाबॉलिज्म को बिल्कुल स्टॉप करना है, इनहिबिट करना है, तो इसके लिए आप जो ड्रग देंगे उसको हम सेलिजिनिल कहते हैं। इसी वजह से भी इन्हांसमेंट हो सकती है डोपामिन की। तीसरा, रिलीज डोपामिन फ्रॉम द स्टोर एंड इनहिबिट रिएप्टेक। एमेंटाडिन, जाहिर बात है आपको एमेंटाडिन जब आप देखेंगे तो ये एंटीवायरल में मौजूद है। एमेंटाडिन और रेनेटिडिन, ये जाहिर बात है इन्फ्लुएंजा और इन्फ्लुएंजा बी में हम देते हैं, लेकिन यहाँ पे उसका फ़ायदा ये है कि ये काम करता है कि डोपामिन, स्टोर डोपामिन को रिलीज़ करता है और फिर रीअपटेक से बचाता है।
अगर आप देखें एक वेजिकल है, इस वेजिकल से डोपामिन का रिलीज़ करना ये भी इमिटाडिन का काम है, और दूसरा इसका काम है कि फिर अगर ये डोपामिन इस्तेमाल हुआ, फिर इस्तेमाल करने के बाद ये वेजिकल की तरफ जाएगा और वेजिकल में फिर रीअपटेक होगा। और इमिटाडिन का ये काम है कि वो रीअपटेक से बचाता है, कि वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर डोपामिन मौजूद रहे, जब तक उसका यूज़ ना हो तब तक उसके अंदर मौजूद रहे, रीअपटेक मैकेनिज्म से बचाते हैं। आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरा उसका क्या है, दूसरा आप एंटी पार्किंसनिज्म ट्रीटमेंट उसका जो पार्किंसनिज्म को आप डिक्रीज़ कर सकते हैं बाय रिडक्शन ऑफ कोलिनर्जिक एक्टिविटी बाय एंटी मस्कारेनिक और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। मैंने आपको कहा था कि एंटी मस्कारेनिक या एंटी कोलिनर्जिक ड्रग वो ड्रग है जो कि एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी को डिक्रीज़ करती है। दिस अप्रोच इज मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट ट्रेमर एंड रिजिडिटी। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू लेवल कि अगर आप एंटी मस्कारेनिक या एंटी कोलिनर्जिक देते हैं तो ये ट्रेमर और रिजिडिटी के लिए मोस्ट इफेक्टिव है। मतलब आपका शेकिंग और आपका जो रिजिडिटी है, सख्त है मसलनेस का, वो डिक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन ये लेस इफेक्टिव है इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेडिकाइनेजिया। ब्रेडिकाइनेजिया में उसका कोई इफेक्ट नहीं, या बिल्कुल उसका जो इफेक्ट है वो 0% है या 5-10% लेके तो ब्रेडिकाइनेजिया को हमने पढ़ा था कि वो स्टेज या वो हालात जिसमें आपका वॉलेंट्री मूवमेंट स्लो तरीके से स्टार्ट हो रही है, अगर वो स्टार्ट सही तरीके से नहीं हो पा रही, या एक दफ़ा उसने स्टार्ट कर लिया लेकिन वो फिर जो आपका मोमेंट है वॉलेंट्री मूवमेंट वो इंतहाई स्लोली क्या हो रहा है, इनिशिएट हो रहा है या प्रोग्रेस कर रहा है, तो इसी वजह से उसको हम ब्रेडिकाइनेजा कहते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेवल ये याद रखें कि एंटी मस्कारिन ब्रेडिकाइनेजा के अंदर उसका रोल है ही नहीं, या मोस्ट लिस्ट अमाउंट ऑफ मौजूद है। देखिए, आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है और एक पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल है। तो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल में आप देख सकते हैं कि डाइट्री फिनाइल एलानिन है, ये एक अमाइनो एसिड है, डाइट के अंदर मौजूद होता है, और फिर इसी फिनाइल एलानिन से हमें लीवर के अंदर बाय हेल्प ऑफ पीएच, लीवर के अंदर पीएच उसकी कंसंट्रेशन की वजह से ये थायरोसिन में कन्वर्ट होता है फिनाइल एलानिन, और यही थायरोसिन पर इंटर होता है किधर, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की तरफ। जब ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर दाखिल हो गया तो यही थायरोसिन पर थायराइड हार्मोन के ज़रिए कन्वर्ट हुआ इनटू डोपामेन, DOPA। डोपामेन जब ये कन्वर्ट हो तो फिर AADC एंजाइम के ज़रिए ये फिर डोपामिन में कन्वर्ट हुआ। जब ये डोपामिन में कन्वर्ट हुआ तो डोपामिन माजिद आ गया VMAT2 जो एक रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर के ज़रिए वो वेजिकल में इंटर हुआ। जब ये फिर वेजिकल में इंटर हुआ तो वेजिकल के साथ यही वेजिकल से डोपामिन पर रिलीज हुआ, और ये जो आपको पोस्ट साइनेप्टिक और प्री साइनेप्टिक में जो गैप दिखाई दे रहा है, इसी गैप को हम साइनेप्टिक क्लिफ्ट कहते हैं। इसी साइनेप्टिक क्लिफ्ट में साइनेप्टिक डोपामिन आ गया। जब ये साइनेप्टिक डोपामिन यहाँ पे आ गया तो फिर जाहिर बात है कि वो पोस्ट साइनेप्टिक सेल में जाएगा, और पोस्ट साइनेप्टिक सेल ने उसको क्या क्या कैप्चर कर लिया बाई हेल्प ऑफ OCT1, OCT2, OCT3 या ENT, ये सारे रिसेप्टर है। इस रिसेप्टर के जरिए उसने डोपामिन को कैप्चर किया, एब्जॉर्ब किया। जब वो एब्जॉर्ब किया तो यही डोपामिन बाय हेल्प ऑफ COMT, जिसको हम COMT आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, एक इंजाइम है, इसी एंजाइम ने 3AMT को कन्वर्ट किया। डोपामिन को कन्वर्ट COMT एंजाइम के ज़रिए कन्वर्ट हुआ 3MT, और ये 3MT पेर ALDH एंजाइम या MAO मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम जिसको हम कहते हैं, ये पेर HVA में कन्वर्ट हुआ। ह्यूमन इससे उसका कुछ एब्रिविएशन है नीचे, आई थिंक यहाँ पे लिखा है HVA। तो फिर ये HVA पेर ये एक प्रोडक्ट है, ये एक वेस्ट मटेरियल है, फिर यहाँ से रिलीज होगा। लेकिन मेन अब जो मैकेनिज्म है वो आप देख सकते हैं कि एक डोपामिन किस तरह बनता है, प्री साइनेप्टिक में आता है, फिर प्री साइनेप्टिक में वेजिकल, और वेजिकल से फिर रिलीज होता है, फिर पोस्ट साइनेप्टिक में जाते हैं। और ज़्यादातर ऐसे भी हो सकता है कि ये डोपामिन पोस्ट वेजिकल से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन से फिर प्री साइनेप्टिक में जाते हैं और उसकी फिर रीअपटेक होती है। जिस तरह के आप देख सकते हैं कि न्यूरोनल रीअपटेक, ये DAT, NAT, देन स्टोरेज VMAT2, या मेटाबॉलिज्म, या तो इसकी मेटाबॉलिज्म होती है, या अगर मेटाबॉलिज्म ना हुआ तो फिर रीअपटेक होती है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर। अब देख सकते हैं कि अगर आप, ये एक ब्लड ब्रेन बैरियर है जो ग्रे कलर अपीयर हो रहा है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर है, उसके ऊपर ब्रेन है और नीचे पेरिफेरी है, मतलब बॉडी है। अगर आपने लीव डोपा लिया, हमने पढ़ा था कि लीव डोपा डोपामिन में कन्वर्ट होता है, लेकिन ये लीव डोपा बॉडी के अंदर COMT एंजाइम के ज़रिए, कोमिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, ये इसी COMT एंजाइम के ज़रिए 3OMD में कन्वर्ट होता है, जो कि एक प्रोडक्ट है यूरिन के साथ रिलीज होगा। और यही लीवडोपा अगर आप राइट साइड पे देखें तो डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम के ज़रिए डोपामिन में कन्वर्ट होता है, जिसके एडवर्स इफेक्ट है डोपामिन। अगर पेरिफ्री में लीव डोपा डोपामिन में कन्वर्ट हो तो उसका एडवर्स इफेक्ट जाहिर बात है CTZ न्यूरॉन के ऊपर है, जो कि नाज़िया और वोमिटिंग हो सकती है।
अच्छा, आपने इस तरह करना है कि हमें चाहिए ये लिवडोपा कि वो प्रॉपर तरीके से ब्रेन में शिफ्ट हो जाए। तो अगर आपने इसकी मेटाबॉलिज्म से बचाना है लिवडोपा को यहाँ पे डोपामाइन में या 3-OMD में, तो COMT एंजाइम को स्टॉप करने के लिए आपने देना है इंटोकेपोन एंड टोल्केपोन, जो कि नीचे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम को स्टॉप करने के लिए आपने कार्बिडोपा देना है कि डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम ना हो। जब वो ना हो तो लिवडोपा डोपामिन में कन्वर्ट ना होगा। जब लिवडोपा डोपामिन में कन्वर्ट ना होगा तो यही लिवडोपा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ऊपर जाएगा ब्रेन की तरफ। ये लिवडोपा ब्रेन के अंदर आ गया लिवडोपा बाय हेल्प ऑफ एल अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर के ज़रिए। और यही एल डोपा फिर डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम के ज़रिए डोपामिन में कन्वर्ट हुआ। जब ये डोपामिन में कन्वर्ट हुआ और डोपामिन में हमें चाहिए कि यही डोपामिन के मेटाबॉलिज्म हो बाय COMT 3MT। और अगर आप चाहते हैं कि ये डोपामिन की मेटाबॉलिज्म ना हो तो आपने COMT एंजाइम को स्टॉप करना है बाय हेल्प ऑफ टोल्केपोन। नीचे भी हमने कहा था कि COMT एंजाइम को स्टॉप करने के लिए आपने इंटाकेपोन और टोल्केपोन देने हैं, लेकिन यहाँ पे आप इंटाकेपोन ब्रेन के अंदर नहीं दे सकते क्योंकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर सकते, वो सिर्फ पेरिफ्री में काम करता है। और टोल्केपोन पेरिफ्री और सेंट्रल दोनों में काम कर सकता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें लेफ्ट साइड पर, तो डोपामिन MAOB ये एक एंजाइम है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम है ए और मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बी। ये डुपेक में कन्वर्ट करता है, डोपामिन को डुपेक में कन्वर्ट करता है। लेकिन अगर आपने MAOB को आपने स्टॉप करना है तो इसके लिए आपने सिलिजिलिन या रेसाजिलिन देना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग के MCQs लेवल के वो कौन से ड्रग है जो MAOB को स्टॉप करते हैं, तो इसके लिए हम आपका जो ऑप्शन है वो है सिलिजिलिन या रेसाजिलिन भी है। अच्छा, तो डोपामिन आ गया, डोपामिन रिसेप्टर के साथ अटैच होगा और वहाँ पे वो प्रॉपर तरीके से उसका इनहिबिटरी एक्शन जो है वो शो करेगा। तो जब डोपामिन रिसेप्टर के साथ अटैच होगा तो पेन इनहिबिटरी एक्शन शो होगा जो हमें चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरह करें कि डोपामिन को एल-डोपा को आप ना दें, एल-डोपा की बजाय आप डायरेक्ट डोपामिन एगोनिस्ट देते हैं, तो एगोनिस्ट में दो तरह के ड्रग पाए जाते हैं। नंबर एक ब्रोमोक्रिप्टिन और पर्गोलाइड है, जो कि राइट साइड पे आपको दिखाई दे रहा है। ब्रोमोक्रिप्टिन और पर्गोलाइड वो डोपामिन एगोनिस्ट है जो डायरेक्ट ब्लड ब्रेन बैरियर में जाके डायरेक्टली, ये सारी प्रोसेस इसके अंदर नहीं होगा, बस डायरेक्ट जाके सिर्फ डोपामिन रिसेप्टर के साथ अटैच होकर डोपामिन की एक्टिविटी को परफॉर्म करती है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो प्रामिपिक्सोल है और रोपिनिरोल है, तो ये प्रामिपिक्सोल और रोपिनिरोल का जो काम है वो भी ये सारे मैकेनिज्म नहीं होगा। सिर्फ मैकेनिज्म ये होगा कि ये ड्रग डायरेक्टली जाके डोपामिन रिसेप्टर पर अटैच होके वहाँ पे अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। उम्मीद है कि आपको ये वाला डायग्राम आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर ले। अगर यही डायग्राम आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो इसका मतलब कि आपने इस चैप्टर को वहन आप ख़त्म कर लिया। बाकी आसान है। आप देख सकते हैं कि एंटीपार्किंसनिज्म ड्रग में डोपामिनर्जिक ड्रग भी हो सकते हैं और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग भी हो सकते हैं। डोपामिनर्जिक ड्रग में डोपामिन प्रिकर्सर, जिसको हम लेवडोपा कहते हैं, प्रिकर्सर का मतलब ये है बेसिक काम करता है। और तीसरा है डोपामिन एगोनिस्ट। डोपामिन एगोनिस्ट दो तरह के हैं, एक को हम कहते हैं एर्गॉट और दूसरा को हम कहते हैं कि नॉन एर्गॉट डेरिवेटिव्स। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज लेवल के, एर्गॉट कौन से है और नॉन एर्गॉट कौन से है। तो आपने ये याद रखना है कि एर्गॉट में ब्रोमोक्रिप्टिन, पार्गोलाइड और लिसोराइड जो कि D1 D2 एगोनिस्ट है, D1 रिसेप्टर या D2 डोपामिन रिसेप्टर पर एक्शन शो करता है। और दूसरा है नॉन एर्गॉट डेरिवेटिव जो कि पिरिबिडिल है और रोपिनिरोल है, प्रोमिपिक्सोल है, एटसेट्रा, ये नॉन एर्गॉट डेरिवेटिव में आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट से। डोपामिन फैसिलिटेटर कौन से है, जो कि मेंटाडिन हमने बताया था कि ये एंटीवायरल है, लेकिन यहाँ पे उसका काम रीअपटेक और रिलीज़ करना है कि वो डोपामिन को फिजिकल से रिलीज़ करता है और फिर रीअपटेक नहीं होने देते हैं। अच्छा, अगर आप देखें तो इसी डोपामिनर्जिक ड्रग में COMT इनहिबिटर भी हमने पढ़ा। एंटाकिपोन और ट्रोलकेपोन दो तरह के ड्रग है। COMT एक एंजाइम हो, उसको स्टॉप करता है कि वो एंजाइम की वजह से डोपामिन कन्वर्ट ना हो इंटू डोपा में। और MAOB भी हमने पढ़ा था इनहिबिटर के। MAOB मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एक एंजाइम है जो कि डोपामिन को पेरिफेरी में कन्वर्ट करता है इंटू प्रोडक्ट, जिसके अंदर पाया जाता है सिलिजनिल या डिप्रिनाइल। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पेरिफेरी डिकार्बोक्सिलेज को अगर आप देखें तो पेरिफेरी डिकार्बोक्सिलेज में कार्बिडोपा और बेंसिराजाइड है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पेरिफेरी में आपको डोपामिन कन्वर्ट नहीं होने देंगे। और एंटीकोलिनर्जिक अगर आप देखें तो एंटीकोलिनर्जिक वो ड्रग है जिस तरह के ट्राईहेक्सीफिनोडाइल है, बेंजोहेक्सोल है, प्रोसाइक्लिडिन है और बाइपेरेडिन है। तो एक एक को अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बारी है लेवडोपा की या एल-डोपा, मेटाबॉलिक प्रिकर्सर ऑफ डोपामिन। इसका काम है कि प्रिकर्सर की तरह काम करता है डोपामिन की।
इनएक्टिव बाई इटसेल्फ ये बजाते खुद इनएक्टिव है। ज़ाहिर बात है अगर आप पेरिफेरी में देखें या सेंट्रल में देखें, सेंट्रल का मतलब सीएनएस और पेरिफेरी का मतलब अदर बॉडी पार्ट देन सीएनएस, तो इन दोनों में ये एक इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं। 95% ऑफ एन ओरल डोज इज डीकार्बोक्सिलेटेड इन द पेरिफेरी टिश्यू माइनर इन गट एंड लिवर एंड कन्वर्टेड इनटू डोपामिन। ओनली 1 to 2% ऑफ एडमिनिस्टर्ड लीवोडोपा क्रॉस टू द ब्रेन। देखिए 95% ओरल डोज अगर आप देंगे लीवोडोपा का तो वो इसकी डीकार्बोक्सिलेशन होती है पेरिफेरल टिश्यू के अंदर। इसका मतलब ये है कि बॉडी के अंदर उसकी लीवोडोपा कन्वर्ट होता है डोपामिन के, जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, और ये होता है लिवर और गट इंटेस्टाइन के अंदर। और 1 से लेकर सिर्फ 2% अगर आप ओरली एडमिनिस्ट्रेट कर ले तो वो सिर्फ ब्रेन में जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक ड्रग से लीवोडोपा आप एडमिनिस्टर करते हैं तो 100 में से 95% उसकी बॉडी के अंदर उसकी मेटाबॉलिज्म होती है, जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए माइंड एंड गट और लिवर के अंदर। और सिर्फ 1 से लेकर 2% जो ब्रेन तक जाता है वो इंतहाई कम है, सिर्फ हो जाता है, क्योंकि लीवोडोपा की क्या होती है मुख्तलिफ इंजाइम की वजह से क्या होता है मतलब मेटाबॉलिज्म होती है। ऑलवेज यूज इन कॉम्बिनेशन विद कार्बिडोपा बेंजोडाइजाइड पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेटर। तो इसको अगर आप बचाना है 95% से, अगर आपने इसको कम करना है, अगर आपने लीवोडोपा के मेटाबॉलिज्म को बचाना है तो इसके साथ आपने कार्बिडोपा या बेंजोडाइजाइड देने हैं, जो कि डिकार्बोक्सिलेटर है। जिस तरह का आप देख सकते हैं कि आप फॉर एग्जांपल ये CTZ एक रिसेप्टर है, पेरिफेरी रिसेप्टर है डिटोर रिसेप्टर के लिए। आपने फॉर एग्जांपल एल-डोपा दिया, जब आप लीवोडोपा देंगे एल-डोपा देंगे तो लीवोडोपा को पेरिफेरी में डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम के ज़रिए डोपामिन में कन्वर्ट होता है, और ये डोपामिन पर CTZ रिसेप्टर में जाएगा, जिसकी वजह से नाज़िया और वोमिटिंग हो सकती है। और यही डोपामिन पर हार्ट के ऊपर उसका इफेक्ट है, हार्ट के ऊपर ब्लड वेसल के ऊपर उसका इफेक्ट है। हार्ट के ऊपर उसका इफेक्ट ये है कि वो टेचिकार्डिया काज करेगा, पाल्पिटेशन काज करेगा, पोस्टरल हाइपोटेंशन काज करेगा। लेकिन अगर आपने लीवोडोपा को डोपामिन से लीवोडोपा का मेटाबॉलिज्म जो कन्वर्ट होता है डोपामिन को, उसको आपने बचाना है डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर के ज़रिए, तो वो है कार्बिडोपा और बेंजोडाइजाइड, जो कि नीचे बिल्कुल लेके गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद ये लीवोडोपा पर अगर ब्रेन में जाएगा तो ब्रेन ऊपर वाला जो पोर्शन है वो ब्रेन है, अगर ब्रेन में जाएगा तो ये लीवोडोपा डोपा डिकार्बोक्सिलेज की वजह से हमें डोपामिन में कन्वर्ट हुआ, और यही डोपामिन D2 रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट होकर बेसल गैंग्लिया के अंदर जो पार्किंसनिज्म का सिम्टम है वो रिलीव होगा, वो कम होगा। आप देख सकते हैं कि लीवोडोपा इज यूजुअली कंबाइंड विद कार्बिडोपा। लीवोडोपा हमेशा कार्बिडोपा के साथ हम देते हैं, क्यों? क्योंकि इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि कार्बिडोपा इनहिबिट पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ लीवोडोपा, हैंस मोर लीवोडोपा रीच टू द ब्रेन। क्योंकि हमें अगर आप लीवोडोपा बगैर कार्बिडोपा का देंगे तो इसका मतलब कि पेरिफेरी के अंदर लीवोडोपा का मेटाबॉलिज्म होगा डोपामिन को, जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप कार्बिडोपा देंगे तो कार्बिडोपा का काम है कि वो लीवोडोपा को पेरिफेरी में मेटाबॉलाइज नहीं होने देंगे, तो वो डायरेक्टली लीवोडोपा किधर जाएगा? ब्रेन की तरफ, जो कि हमें बिल्कुल चाहिए। सो एडवांटेज ऑफ द कॉम्बिनेशन आर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन का फ़ायदा ये है कि लेस डोज ऑफ लीवोडोपा रिक्वायर्ड एंड मोर इफेक्ट ऑफ लीवोडोपा। लीवोडोपा का जो डोज है वो हमें कम चाहिए और उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। इंक्रीज हाफ लाइफ ऑफ लीवोडोपा, ये हाफ लाइफ ज़्यादा करती है लीवोडोपा की, और लेस साइड इफेक्ट ऑफ लीवोडोपा। पेरिफेरी पे साइड इफेक्ट भी कम होगा। जाहिर बात है कि जब डोपामिन में कन्वर्ट ना होगा तो डोपामिन वो फिर डोपामिन रिसेप्टर के साथ अटैच ना होगा, जिसकी वजह से नाज़िया और वोमिटिंग होती है। और विटामिन B6 इंटरेक्शन डज नॉट अगर द मोस्ट इंपॉर्टेंट है MCQ लेवल के लीवोडोपा की, अगर आप लीवोडोपा और कार्बिडोपा दोनों एट ए टाइम देंगे तो कौन सी विटामिन की इंटरेक्शन नहीं हो सकती? विटामिन B6 की इंटरेक्शन नहीं हो सकती। फार्माकोकाइनेटिक एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब ओरली बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए ओरली एब्जॉर्ब होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब कि ये इसके लिए एनर्जी दरकार होती है एब्जॉर्प्शन के लिए। डिक्रीज बाय द प्रेजेंस ऑफ फूड स्पेशली अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड की वजह से या फूड की वजह से उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्टर्ड ऑन एम्प्टी स्टमक, आपने एम्प्टी स्टमक को देना है, क्योंकि जाहिर बात है अगर आप एम्प्टी स्टमक नहीं देंगे तो वहाँ पे फूड है और फूड की वजह से उसकी एब्जॉर्प्शन इफेक्ट होगी। बायोअवेलेबिलिटी अफेक्टेड बाय अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन द फूड कम्पीट फॉर सेम कैरियर फॉर एब्जॉर्प्शन। देखिए उसकी बायोअवेलेबिलिटी अमाइनो एसिड की वजह से अफेक्ट होती है, जो कि वही अमाइनो एसिड क्या काम करता है? वो अमाइनो एसिड डायरेक्टली सेम रिसेप्टर के साथ अटैच होता है जिस रिसेप्टर के साथ कार्बिडोपा या लीवोडोपा अटैच होते हैं। तो इसी वजह से आपने वो अमाइनो एसिड नहीं देने। शुड बी गिवन 30 to 60 मिनट बिफोर मील, यानी आपने खाने से पहले 30 से लेकर 60 मिनट पहले देने हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, एल्डोपा क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, CNS डिस्टर्बेंस, द प्लाज्मा हाफ लाइफ कॉन्सेंट्रेशन उसका है 1 to 2 आवर, हाफ लाइफ उसका है 1 से लेकर 2 आवर्स तक, और डिस्ट्रीब्यूशन ये ब्लड ब्रेन बैरियर को ईजिली क्रॉस कर सकता है। मेटाबॉलिज्म, पेरिफेरल डोपामिन,
पेरिफेरल डोपामिन इज मेटाबोलाइज्ड इन द लिवर टू डोपेक, जो बार बार हम पढ़ रहे थे डोपेक का जो एब्रीवेशन है वो ये है कि डाईहाइड्रोक्सीफिनाइल एसिटिक एसिड, एंड HVA, और HVA का है होमोवेलेनिक एसिड विच आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन। देखिए डोपामिन का जो मेटाबॉलिज्म है वो लिवर के अंदर होता है डोपेक और HVA में, और फिर वो यूरिन के साथ एक्सक्रीट होता है। लिवडोपा अंडरगो हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन द GI म्यूकोजा एंड लिवर। म्यूकोजा और लिवर के अंदर हमने पढ़ा कि 95% उसकी मेटाबॉलिज्म होती है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म उसका इंतहाई ज़्यादा है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वो एक्शन या वो इफेक्ट जो ज़्यादातर स्टमक और लिवर के अंदर होता है या इंटेस्टाइन के अंदर, जो मेटाबॉलिज्म से पहले होती है, उसी को हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं। एक्सक्रीटेड यूरिन, उसकी जो एक्सक्रीशन है वो यूरिन के साथ होती है। फार्माकोडायनामिक आंसियनेस, देखिए फार्माकोडायनामिक उसका क्या है, वो ये है कि यानी उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या वगैरह क्या है। आंसियनेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर उसका जो इफेक्ट है वो ये है कि मार्क सिम्टमेटिक इंप्रूवमेंट अकर इन पार्किंसोनिज्म पेशेंट। पार्किंसोनिज्म पेशेंट के अंदर सिम्टम इंप्रूवमेंट आ सकती है। इफेक्ट ऑन बिहेवियर, आपका जो जनरल अलर्टिंग रिस्पॉन्स है उसके ऊपर इफेक्ट हो सकता है। मतलब आप होश हवास में कह सकते हैं, वॉलंटरी मूवमेंट आप कंट्रोल कर सकते हैं। CVS के ऊपर, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर, ये पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक है। पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक का मतलब टेचिकार्डिया, आपका हार्ट रेट इंक्रीज करता है। द पेरिफेरल फॉर्म डोपामिन कैन कॉज टेचिकार्डिया एक्टिंग ऑन बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। ये जो डोपामिन है ये बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के ऊपर इफेक्ट करता है और वहीं पे हमें क्या करता है, हार्ट रेट इंक्रीज करता है, जिसको हम पॉजिटिव आइनोट्रॉप कहते हैं। डोपामिन फॉर्म इन द ब्रेन डिक्रीज सेंट्रल सिंपैथेटिक फ्लो या पोस्चरल हाइपरटेंशन। देखिए ये नेचुरली भी डोपामिन ब्रेन के अंदर सीक्रेट होती है। ब्रेन के अंदर नेचुरली भी डोपामिन प्रोड्यूस होती है, जिसका काम है कि वो सिंपैथेटिक फ्लो को डिक्रीज करता है। और जब सिंपैथेटिक फ्लो डिक्रीज होगा तो पोस्चरल हाइपोटेंशन होगा, यानी आपका जो हाइपोटेंशन, आपका सिटिंग, जब आप बैठते हैं या जब आप खड़े होते हैं तो इसी दौरान आपका BP लो होता है, या आप सर का मतलब आपके सर पे चक्कर आ सकते हैं, जिसको हम पोस्चरल हाइपोटेंशन कह सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लिवडोपा की वजह से कौन सा हाइपोटेंशन आते हैं, पोस्चरल हाइपरटेंशन या गेस्टेंशियल हाइपरटेंशन या सिंपल हाइपरटेंशन। तो आपने पोस्चरल हाइपोटेंशन को मार्क्स देना है। CTZ ये एक पेरिफेरी एक रिसेप्टर है, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर और प्रेजेंट इन द एरिया एंड डोपामिन एक्ट इज एक्साइटेटरी। देखिए डोपामिन का वैसे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, लेकिन अगर आप वो पेरिफेरी पे एक्ट करेगा तो पेरिफेरी पे उसका एक्शन एक्साइटेटरी है। पेरिफेरी फार्म डोपामिन अगेन एक्सेस टू द CTZ एलिकेट नाजिया और वोमिटिंग, ये नाजिया और वोमिटिंग काज करता है। अगर पेरिफेरी पे उसने डोपामिन को वहाँ पे जाके रिसेप्टर के साथ अटैच हुआ तो उसका वहाँ पे एक्साइटेटरी फंक्शन है, जो कि नाजिया और वोमिटिंग की सूरत में आपको आ सकती है। एंडोक्राइन फंक्शन उसका क्या है, डोपामिन एक्ट ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड टू इनहिबिट द प्रोलेक्टिन रिलीज। ये एंटी प्रोलेक्टिन है, ये इनहिबिट को प्रोलेक्टिन करता है। कौन, लेवडोपा या डोपामिन, जिसको हमने पढ़ा था डिटेल से। एंटी पार्किंसोनिज्म में आप दे सकते हैं ल्यूडोपा कैन रिड्यूस ऑल सिग्नल साइन ऑफ सिम्टम ऑफ PD का मतलब पार्किंसन डिजीज, इट डज नॉट स्टॉप प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज। देखिए ये सिर्फ साइन और सिम्टम डिक्रीज करता है, बाकी जो डिजीज़ की प्रोग्रेशन हो रही है उसको डिक्रीज करने में पार्किंसनिज्म का कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है। पार्किंसनिज्म ड्रग जितने भी हम पढ़ते हैं या पढ़ चुके हैं, उसका काम सिर्फ ये है कि वो साइन और सिम्टम को डिक्रीज करता है। बाकी पार्किंसनिज्म ये एक न्यूरॉन डिजनरेशन डिसऑर्डर है, और न्यूरॉन डिजनरेशन डिसऑर्डर का कोई ऐसा ट्रीटमेंट मौजूद नहीं जिसकी वजह से न्यूरॉन रीजनरेट हो सके, जिसकी वजह से न्यूरॉन फिर अपने आप को रिकवर कर सकते हैं। सिर्फ साइन और सिम्टम रिड्यूस करता है। एडवर्स इफेक्ट उसका क्या है, सीनेस के अंदर यूरोफिया है, आपको मतलब यूरोफिया का मतलब डर लगना, एंग्जाइटी, एजिटेशन, आप एजिटेटेड है, एजिटेशन का मतलब आपका जो रिफ्लेक्स है वो डिस्टर्ब होगा, इंसोम्निया, लॉस ऑफ स्लीपनेस, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, जिस तरह के कन्फ्यूजन, डिल्यूजन भी एक कन्फ्यूजन है, और हेलुसिनेशन जिसको हम वसवसा भी कह सकते हैं, एक्सेट्रा। डिस्काइनेजिया, तो डिस्काइनेजिया का मतलब एबनॉर्मल इनवॉलेंटरी मूवमेंट विच इज़ करेक्टेड बाय डोज रिडक्शन। अगर आप डोज को रिड्यूस कर लें, देखिए डोज अगर आप ज़्यादा दे रहे हैं तो इसका मतलब कि डिस्काइनेजिया हो सकता है, आपका जो मूवमेंट है वो एबनॉर्मल हो सकते हैं। GIT मैनिफेस्टेशन क्या है, एनरोक्सिया काज कर सकता है, नाजिया, वोमिटिंग ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ D2 रिसेप्टर इन CTZ रिसेप्टर के ऊपर D2 की अगर स्टिमुलेशन हो जाए तो नाजिया और वोमिटिंग हो सकती है। टॉलरेंस में भी डेवलप ड्यू टू इट्स एडवर्स इफेक्ट, बट इफ नाजिया और वोमिटिंग परसिस्ट, अगर नाजिया वोमिटिंग मौजूद है, एंटीमेटिक आर गिवन एग्जांपल डोम्पिरोडॉन D2 एंटागोनिस्ट। अगर नाजिया या वोमिटिंग, नाजिया कहते हैं दिल मिल्ला होना, मतलब आपका दिल कुछ अजीब तरह से लग रहा है, और वोमिटिंग उल्टी को कहते हैं। अगर आपको नाज़िया और वोमिटिंग हो रही है तो इसके लिए आपने एंटी एमेटिक को लेने हैं, जिस तरह के डोम्पिरोडॉन है, D2 एगोनिस्ट।
एडवर्स इफेक्ट क्या है सीवीएस के ऊपर, कार्डियोवास्कुलर के ऊपर उसका जो इफेक्ट है, डिक्रीज द पोस्चरल हाइपरटेंशन, सेंट्रल सिंपैथेटिक फ्लो, आपका पोस्चरल हाइपरटेंशन मज़ीद डिक्रीज होगा क्योंकि ये सेंट्रल सिंपैथेटिक फ्लो को डिक्रीज करता है, इसकी वजह से पोस्चरल हाइपरटेंशन हो सकती है। टेचिकार्डिया हो सकता है क्योंकि बीटा टू रिसेप्टर के ऊपर या बीटा 1 स्टिमुलेशन का खास करके टेचिकार्डिया हो सकता है। हाइपरटेंशन अकर व्हेन द लार्ज डोज आर विद नॉन सेलेक्टिव एमएओ इनहिबिटर, अगर आपने लार्ज डोज में दिया तो हाइपरटेंशन भी हो सकता है। या नॉन सेलेक्टिव एमएओ, नॉन सेलेक्टिव एमएओ का मतलब एमएओ एक एंजाइम है, मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, अगर आपने दे दिया तो इसकी वजह से हाइपरटेंशन भी हो सकते हैं, जो कि अल्फा 1 स्टिमुलेट करता है। अदर अल्ट्रेशन ऑफ स्मेल, आपका स्मेल भी चेंज हो सकता है, टेस्ट सेंसेशन भी चेंज हो सकता है। इबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ फेशियल टिक्स, आपका जो फेशियल मसल है वो एबनॉर्मली मूवमेंट करेगा। अगर आप राइट साइड पे देखेंगे तो वो लेफ़्ट पे जाएगा, अगर आप लेफ़्ट पे देखेंगे तो वो राइट पे जाएगा। आफ्टर प्रोलॉन्ग थेरेपी, जब आप ये मेडिकेशन लॉन्ग टाइम के लिए दे रहे हैं तो इसकी वजह से एक अनफ फेनामेना क्रिएट होता है। अनफ फेनामेना मतलब मिसाल के तौर पर आपने आफ्टर प्रोलॉन्ग थेरेपी 3 से लेकर 5 साल तक ये इस्तेमाल किया, ड्यूरेशन ऑफ बेनिफिशियल इफेक्ट शॉर्टन एज थेरापी प्रोग्रेस, जितनी भी थेरापी आगे जाएगी तो आप उसका जो इफेक्ट है बेनिफिशियल इफेक्ट वो कम होता जाएगा। डिजीज़ कंट्रोल बिकम पोअर, डिजीज़ प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं हो पा रही। फ्लक्चुएशन इन द सिम्टम अकर फ्रिक्वेंटली, चेंजेस आएगी सिम्टम में, बार बार सिम्टम चेंज होगी, बार बार सिम्टम चेंज होगी। दिस मे बी ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ डोपेक विद H2O2, जिसको हम हाइपर ऑक्साइड भी कह सकते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक ऑक्सीजन फ्री रेडिकल विच डिस्ट्रॉय द डोपामिन स्टोरेज वेसिकल। देखिए, जब डोपेक बनता है तो डोपेक की H2O2 के साथ इंटरेक्शन आती है, ऐसी इंटरेक्शन के ज़रिए आपका जो क्या करता है, फ्री रेडिक ऑक्सीजन फ्री रेडिकल क्रिएट करता है, टॉक्सिक ऑक्सीजन फ्री रेडिकल। और इसी टॉक्सिक ऑक्सीजन फ्री रेडिकल का काम है कि ये स्टोरेज डोपामिन वेसिकल को डिस्ट्रॉय करते हैं। जब वो डिस्ट्रॉय होगा तो जाहिर बात है कि सिम्टम मज़ीद बिगड़ेगी। दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग सेलेक्टिव MAO-B इनहिबिटर, जिस तरह के सेलेजिनिन। अगर आपने डोपेक और H2O2 को आपस में इंटरेक्ट होने से बचाना है तो आपने MAO-B इनहिबिटर देने हैं, जिसको हम सेलेजिनिन कहते हैं। तो ये एक प्रोलॉन्ग थेरापी मैकेनिज्म, वो मैकेनिज्म जब आप एक ड्रग को लॉन्ग टाइम के लिए लेते हैं तो इसकी वजह से टॉलरेसिटी अपीयर होती है, और टॉलरेसिटी के बाद वही ड्रग पे डोपामिन जब डोपेक में कन्वर्ट होगा तो वही डोपेक H2O2 के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बनता है, और ऑक्सीजन फ्री रेडिकल एक डेंजरस चीज़ है जो कि वेसिकल को डिस्ट्रॉय करते हैं। अनफ फिनोमेना मे बी ड्यू टू वेरिएबल लेवल ऑफ डोपामिन, ये डोपामिन की मुख्तलिफ लेवल की वजह से भी हो सकती है CNS के अंदर। इन ऑन स्टेट द पेशेंट इंजॉय नॉर्मल मोबिलिटी, अगर वो ऑन स्टेट में है तो इसका मतलब पेशेंट नॉर्मली उसका जो मोबिलिटी है वो नॉर्मल होगा, और अगर ऑफ स्टार्ट में है तो इसका जो इफेक्ट ऑफ ड्रग से बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ ड्रग है वो कम होगा। एग्जांपल, पेशेंट अनएबल टू राइज फ्रॉम द चेयर ऑन विच ही बेडेड शॉर्ट फ्यू मिनट अगो। फॉर एग्जांपल, अगर एक पेशेंट है वो यानी चेयर पे बैठा है तो फिर अगर आप वो चेयर से नीचे सिटिंग पोजीशन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो प्रॉपर तरीके से सीट नहीं हो पा रही या प्रॉपर तरीके से वो खड़ा नहीं हो सकता, तो ये ऑफ स्टेट है। फ्लक्चुएशन इन अ प्लाज्मा लेवल बिकॉज ऑफ शॉर्ट ऑफ लाइफ, ये कि प्लाज्मा लेवल के अंदर उसकी फ्लक्चुएशन क्योंकि उसका हाफ लाइफ शॉर्ट है इसलिए। ट्रीटमेंट सस्टेन रिलीज फार्मूलेशन ऑफ L-DOPA प्लस कार्बिडोपा, अगर आपने इस तरह ट्रीटमेंट देना है आना फिनोमेना में कि L-DOPA और कार्बिडोपा दोनों एट ए टाइम देने हैं, और इसके साथ COMT इनहिबिटर जिसको हम कहते हैं कार्बिडोपा COMT इनहिबिटर है, आपने उसको देना है। फ्रीक्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ल्यूडोपा, और ल्यूडोपा को आपने बार बार देना है इसी सिचुएशन में। देखिए, इंटरेक्शन ये कॉम्प्लिकेटेड है अगर आप ये ना पढ़े, क्योंकि इसका जो इफ़ेक्ट है आपके ऊपर फिर वो आप प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाएंगे कि ये इंटरेक्शन किसके साथ, कौन कौन से ड्रग के साथ उसका इंटरेक्शन है और उसका नहीं है। तो MCQs रोल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेरे ख्याल में आपने उसको छोड़ दें, क्योंकि इंटरेक्शन का जो यहाँ पे लेवडोपा का मुख्तलिफ ड्रग के साथ या मुख्तलिफ विटामिन के साथ उसका जो इंटरेक्शन है वो फिर आपको डिस्टर्ब करने देगी, क्योंकि आप प्रॉपर तरीके से इस ड्रग को नहीं समझ पाएंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन सिर्फ याद रखें कि आपने इस ड्रग को किन किन हालात में आप नहीं दे सकते, तो वो है साइकोसिस, जब वो कोई मेंटल पेशेंट है, या फॉर एग्जांपल नैरो एंगल ग्लोकोमा, ये एक डिसऑर्डर है आई का, और दूसरा है मिलानोमा। मिलानोमा वो कंडीशन है जिसमें आपके मिलालिन के अंदर एक बिनाइन कैंसर्स या टिश्यू वगैरह अपीयर होता है, तो उसको हम मिलानोमा, तो ये सारी कंडीशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। कार्बिडोपा की बात करते हैं तो कार्बिडोपा इज एन इनहिबिटर ऑफ डोपा डिकार्बोक्सिलेज, ये एक इनहिबिटर है डोपा डिकार्बोक्सिलेज की। इसका मतलब कि ये डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम को इनहिबिट करता है बिकॉज इट इज़ अनेबल टू पेनेट्रेट द ब्लड ब्रेन बैरियर, क्योंकि
कार्बिडोपा इसी वजह से अगर आप उसको देंगे तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर में नहीं जा सकता। इट रिड्यूस द पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ लीवोडोपा टू डोपामिन। अगर आप कार्बिडोपा देंगे तो कार्बिडोपा का मतलब कि आपका जो लीवोडोपा है वो बॉडी के अंदर डोपामिन में कन्वर्ट नहीं होगा। जब वो डोपामिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो आपको ज़्यादातर लीवोडोपा या डोपामिन कहाँ पे मिलेगा? ब्रेन के अंदर, जो कि हमें चाहिए। एज ए रिजल्ट व्हेन कार्बिडोपा एंड लीवोडोपा आर गिवन कमिटेंटली, अगर आप बैक वक्त दोनों देंगे तो इट कैन डिक्रीज द डोजेज ऑफ लीवोडोपा। तो इसकी वजह से आपको ये फ़ायदा हो सकता है कि लीवोडोपा का डोज भी कम आपको इस्तेमाल करना पड़े, और दूसरा उसका साइड इफ़ेक्ट ऑफ लीवोडोपा भी कम होगा। देखिए, आप देख सकते हैं कि स्टेज 1 में 70% क्या होगा, लीवोडोपा डोज आपने दे दिया 100%, तो 100 में से जीआईटी या गट में इंटेस्टाइन में 70% गया, उसकी मेटाबॉलिज्म वहाँ पे हुई, और फिर बाकी पेरिफेरल टिश्यू में ब्लड के अंदर 27 से लेकर 29% उसकी एब्जॉर्प्शन हो गई, लेकिन सिर्फ 1 से लेकर 3% ये लीवोडोपा ब्रेन में गया। अगर आप सिर्फ लीवोडोपा एलोन देंगे, अगर आप लीवोडोपा और कार्बिडोपा दोनों देंगे तो इसका जो डोज है गट के अंदर वो 40% मेटाबॉलिज्म हुई, इसकी ब्लड के अंदर 50% और 10% ब्रेन के अंदर लीवोडोपा गई, जो कि हमें यही डोज चाहिए। तो इसी वजह से आपने लीवोडोपा और कार्बिडोपा दोनों एट ए टाइम देने हैं। हम देख सकते हैं डोपामिनोगोनास्ट अल्टरनेटिव टू लीवोडोपा। डोपामिनोगोनास्ट का मतलब कि वो अल्टरनेटिव है, बिल्कुल लीवोडोपा की तरह उसका एक्शन है। दोज विल एक्ट ऑन स्ट्राइटल डोपामिन रिसेप्टर इवन इन एडवांस पेशेंट। ये एडवांस पेशेंट में देंगे और डोपामिन रिसेप्टर पे जाके डायरेक्टली वहाँ पे रिसेप्टर पे जाके एक्शन शो करेगा। डू नॉट रिक्वायर एंजाइमेटिक कन्वर्जन। ये जो जितने भी हमने एंजाइमेटिक रिएक्शन पढ़े उसके लिए ये बिल्कुल दरकार नहीं है। ब्रोमोक्रिप्टिन हम पढ़ते हैं, ये एक इर्गाट डेरिवेटिव है, हमने पढ़ा था। डू नॉट रिक्वायर एंजाइमेटिक कन्वर्जन टू एक्टिव, ये ऑलरेडी एक्टिव फॉर्म में है। अगर आप उसको देंगे तो ये डायरेक्टली ब्रेन में जाके सिर्फ डोपामिन रिसेप्टर के साथ अटैच करके अपना एक्टिविटी परफॉर्म करता है। ये जो कन्वर्जन है एंजाइमेटिक CM2 MAOB एंजाइम, ये उसके लिए बिल्कुल दरकार नहीं है। प्रिवेंट मेटाबोलाइट लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देन लीवोडोपा। लीवोडोपा से उसका जो ड्यूरेशन है, हाफ लाइफ है, वो लॉन्ग है। प्रिवेंट मोटर कॉम्प्लिकेशन, ये मोटर कॉम्प्लिकेशन से भी हमें बचाता है। मोटर कॉम्प्लिकेशन वो कॉम्प्लिकेशन जो मोमेंट को स्टार्ट करने या प्रोमोट करने में मदद देती है। मैकेनिज्म क्या है? पार्शियल D1 एगोनिस्ट। ये D1 एगोनिस्ट डोपामिन 1 एगोनिस्ट पे उसका जो एक्शन है वो पार्शियल है, और स्ट्रांग रिएक्शन है या स्ट्रांग एक्शन है D2 एगोनिस्ट पे। यूज इसका क्या है? पार्किंसोनिज्म कैन बी यूज्ड एलोन। आप एलोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज्ड एज एडजॉइंट लीवोडोपा, लीवोडोपा के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्व इम्प्रूव कंट्रोल वेयरिंग ऑफ डोज आना फिनोमेना या फ्लैक्चुएशन में भी आप दे सकते हैं। यूज इन सप्रेशन ऑफ लैक्टेशन, जाहिर बात है हमने पढ़ा था कि ब्रोमोक्रिप्टिन ये प्रोलेक्टिन को इनहिबिट करता है, सप्रेस करता है। सेफर देन एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन से ज़्यादा सेफ है। एक्रोमेगाली में भी आप दे सकते हैं, और ACTH डिपेंडेंट ट्यूमर में भी आप दे सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट उसका क्या है? हेलुसिनेशन, कन्फ्यूजन और वोमिटिंग। और कॉन्ट्राइंडिकेशन इसका ये है कि पेप्टिक कल्चर में आप नहीं दे सकते हैं, MI माइकोआर्डियल इन्फॉक्शन में आप नहीं दे सकते हैं, मेंटल इलनेस में आप नहीं दे सकते हैं। परगोलाइड ये भी एर्गाट डेरिवेटिव है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसका क्या है? एगोनिस्ट एक्शन है D1 और D2 रिसेप्टर पे। फार्माकोकाइनेटिक क्या है? एब्जॉर्प्शन ये ओरली रैपिड है, तेज है। मेटाबॉलिज्म लीवर के अंदर CYP साइटोक्रोम P450 एंजाइम के जरिए 50% ये परगोलाइड ब्रोमोक्रिप्टिन में कन्वर्ट होगा BA। और इसके साथ साथ अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इसके साथ साथ ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी करता है। इसका मतलब कि परगोलाइड पहले ब्रोमोक्रिप्टिन में कन्वर्ट होगा 50% लीवर के अंदर साइटोक्रोम P450 एंजाइम के ज़रिए, और ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी कर सकती है। एक्सक्रीशन यूरिन के ज़रिए होगा। यूज़ एडियोपैथिक है। एडियोपैथिक पीडी का मतलब है कि वो पार्किंसन डिजीज़ जो एडियोपैथिक है उसका कास अननोन है, ऐसे में भी आप दे सकते हैं। डिस्पेप्सिया में भी इसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो है डिस्पेप्सिया और कॉन्स्टिपेशन, हेलुसिनेशन, वसवसा, कॉन्स्टिपेशन, काबल्स। और डिस्पेप्सिया वो कंडीशन जिसमें आपका HCl लेवल स्टमक के अंदर क्या होगा, वो प्रॉपर तरीके से आपको फूड डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, तो इसको हम डिस्पेप्सिया कहते हैं। रोपिनिरोल क्या है? वो नॉन एर्गाट डेरिवेटिव है डोपामिन एगोनिस्ट का। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसका ये है कि सेलेक्टिवली एट D2 रिसेप्टर एंड लेस एक्टिविटी ऑन D1 क्लास। D1 रिसेप्टर पे उसका एक्टिविटी बहुत कम है, और D2 पे इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि D2 पे ज़्यादातर एक्शन शो करेगा। फार्माकोकाइनेटिक क्या है? रिपीडली एब्जॉर्ब, इसकी एब्जॉर्प्शन रिपीडली होती है। प्लाज्मा में उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। 1 to 2 आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन या ओरल एब्जॉर्प्शन, अगर आप उसको ओरली दे तो 1-2 घंटे के बाद प्लाज्मा में उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, इसका मतलब कि ये ओरली एब्जॉर्ब है। बाई अवेलेबिलिटी 50% है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी उसकी हो सकती है। बाई अवेलेबिलिटी का मतलब कि टारगेट आर्गन में एक ड्रग को
जाना, मतलब एक टारगेट आर्गन उसका ब्रेन है, तो टारगेट आर्गन में उसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या है 50%। मेटाबलाइज्ड बाय द लीवर बाय साइटोक्रोम पी 450 टू इनएक्टिव मेटाबलाइट, लीवर के अंदर साइटोक्रोम पी 450 इंजाइम की वजह से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जिसको हम मेटाबलाइट कहते हैं, फिर वो यूरिन के साथ या बाइल के साथ रिलीज होगा। थेरेप्यूटिक यूज रोपिनोल का क्या है, इलाज के तौर पर हम एडियोपैथिक पीडी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या अर्ली एडवांस पीडी एलोन, यानी अगर कोई पार्किंसन डिजीज एडवांस स्टेज है ऐसे में आप अलहदा भी दे सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट डिस्पेप्सिया है, कॉन्स्टिपेशन है और हेलुसिनेशन है। प्रेमपेक्सोल ये भी नॉन एर्गॉट डेरिवेटिव है। इट बाइंड टू द प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक डोपामिन डिटो रिसेप्टर एंड D3 रिसेप्टर। ये डिटो और D3 रिसेप्टर चाहे वो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पे हो या पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे हो, दोनों पे अटैच होते हैं, बट हैज़ हाईएस्ट एफिनिटी फॉर D3 रिसेप्टर सब टाइप। लेकिन D3 रिसेप्टर का जो सब टाइप है D3(1), D3A या D3B, इसके ऊपर उसका इफेक्ट ज़्यादा है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इट स्टिमुलेट द प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक डोपामिन डिटो रिसेप्टर। ए डोपामिन डिटो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, प्री साइनेप्टिक पे हो या पोस्ट साइनेप्टिक पे हो। जब वो स्टिमुलेट होगा तो इनहिबिटरी एक्शन होगा, इसका मतलब आपका डोपामिन प्रॉपर तरीके से एक्शन शो करेगा। थेराप्यूटिक यूज़ क्या है, यूज्ड एज मोनोथेरापी इन अर्ली पीडी। अगर कोई पीडी है पार्किंसन डिजीज है लेकिन अर्ली है, अर्ली स्टेज में है, तो इसी में आप एज ए मोनोथेरापी भी आप दे सकते हैं, अलहदा जुदा भी दे सकते हैं, और एडजुएंट स्टेज में आप लिवडोपा के साथ दे सकते हैं एडवांस में। एडवर्स इफेक्ट उसका यह है कि इन अर्ली पीडी इट कॉज नाजिया, डिजनेस, कॉन्स्टिपेशन और हेलुसिनेशन कॉज कर सकता है। और इन पेशेंट विद एडवांस डिजीज, अगर एडवांस डिजीज है तो इसमें मोस्ट कॉमन जो एडवर्स इफेक्ट है वो है आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ये आप याद रखें कि प्रेमपेक्सोल एडवांस डिजीज में आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कॉज करती है। आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन वो हाइपोटेंशन है जब आप बैठते हैं या जब आप खड़े होते हैं तो इसी दौरान आपका बीपी कम हो जाए, तो इसी को हम आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकती है। ड्रग इंटरेक्शन उसका सिमिटिडीन, रेनिटिडीन और डेल्टाइजिम, वेरापामिल, क्विनिडीन, ट्राइमिटर्न डिक्रीज द ओवरऑल क्लियरेंस ऑफ प्रेमपेक्सोल बाय 20%। ये जितनी भी ड्रग आपने पढ़े, सिमिटिडीन, रेनिटिडीन एटसेट्रा, ये कुछ जीआईटी के ऊपर उसका इफेक्ट है और कुछ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। आप सिर्फ ये याद रखें कि उसका इंटरेक्शन किसी ड्रग के साथ मौजूद है। मोनोएमाइन ऑक्सीडेज बी इनहिबिटर, MAO का मतलब मोनोएमाइन ऑक्सीडेज बी इनहिबिटर। टू डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोएंजाइम ऑफ MAO आर फाउंड, MAO-A एंड MAO-B, ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम है। MAO-B इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म ऑफ डोपामिन इन द ब्रेन। ब्रेन के अंदर जो डोपामिन की मेटाबॉलिज्म होती है, डिस्ट्रक्शन होती है, वो ज़्यादातर MAO-B के ज़रिए होती है या मोनोएमाइन ऑक्सीडेज बी एंजाइम के ज़रिए होती है। तो उसको इनहिबिट करने के लिए हमने सिलिजिनिन ड्रग देना है। सेलेक्टिव इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ MAO-B, ये मोनोएमाइन ऑक्सीडेज बी को सेलेक्टिवली इरिवर्सिबल इनहिबिट करता है। सेलेक्टिव का मतलब कि ये सिर्फ MAO-B को इनहिबिट करता है। इरिवर्सिबल का मतलब कि जब ये एंजाइम को उसके ऊपर अटैच हुआ तो फिर उसकी ये कोई चांस नहीं कि फिर वो रिवर्स हो सके। एडवांटेज उसका यह है कि प्रोलॉन्ग द हाफ लाइफ ऑफ एंडोजेनस प्रोड्यूस डोपामिन, बॉडी के अंदर जो डोपामिन प्रोड्यूस हो रहा है उसकी हाफ लाइफ को बढ़ा देती है और पार्किंसनिज्म की ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छा है और आना फेनामेना को बिल्कुल डिक्रीज करती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसका ये है कि सेलिजिनिल रिटार्ड द ब्रेकडाउन ऑफ डोपामिन इन CNS के अंदर ये डोपामिन के ब्रेकडाउन को क्या करते हैं, कम करते हैं और इनहिबिट डोपामिन रीअपटेक फ्रॉम साइनेप्सिस। साइनेप्सिस से फिर डोपामिन की रीअपटेक नहीं होगी, जब रीअपटेक नहीं होगी तो ब्लड के अंदर या ब्रेन के अंदर ज़्यादा होगा, जब ज़्यादा होगा तो कंट्रैक्शन या उसकी जो एक्टिविटी है या साइन एंड सिम्टम है पार्किंसन की वो कम होगी। अच्छा, ये एक्सटेंसिवली लिवर के अंदर उसकी मेटाबॉलिज्म होती है दो कंपोनेंट को, एक को हम कहते हैं डिसमिथाइलसिलिजिनिन और दूसरा को हम कहते हैं मेप्टामाइन। तो ये दोनों अगर आप कंबाइन करते हैं इससे एक ड्रग बनता है जिसको हम मेप्टामाइन या कंपोनेंट कहते हैं। एडवर्स इफेक्ट पोस्टरल हाइपोटेंशन है, कन्फ्यूजन है और साइकोसिस उसके एडवर्स इफेक्ट में आते हैं। इंटरेक्शन आप छोड़ दें। काउंटर इंडिकेशन आप ये देखें कि ये कन्वल्सिव डिसऑर्डर में आप नहीं दे सकते। कन्वल्सिव डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर है जिसमें आपके ट्रेमर, जिसके अंदर आपको ट्रेमर आ सकते हैं, जिसके अंदर सीजर आ सकता है, जिसके अंदर एपिलेप्सी आ सकती है। कन्वल्सिव जितनी भी डिसऑर्डर जिसमें बॉडी की पोस्चर डिस्टर्ब हो, बॉडी की बिहेवियर डिस्टर्ब हो एटसेट्रा, जिस तरह का एपीसी सीजर है, अल्जाइमर है, एपिलेप्सी है एटसेट्रा, ऐसे में आप नहीं दे सकते। रिसर्जिलिन ये न्यू सेलेक्टिव MAO-B इनहिबिटर है, ये भी MAO-B इनहिबिटर के साथ अटैच होता है। एडवांटेज ये 5 टाइम मोर पोटेंट है देन सेलिजिनिन से और इसका जो एक्शन है वो भी लॉन्ग है, नॉट मेटाबोलाइज्ड टू मेप्टामाइन, ये लीवर के अंदर मेप्टामाइन में कन्वर्ट नहीं होता और डज नॉट प्रोड्यूस एक्साइटेटरी साइड इफेक्ट, और ये एक्साइटेटरी साइड इफेक्ट भी नहीं कर पाते।
एंटाकेपोन जिस तरह के हमने पढ़ा कि दो ड्रग है इंटाकेपोन और टोल्केपोन, ये COMT इनहिबिटर है, रिवर्सिबल COMT इनहिबिटर, ओनली पेरिफेरी एक्शन। एंटाकेपोन सिर्फ पेरिफेरी पे एक्शन शो करेगा, सेंट्रल पे नहीं, CNS के अंदर नहीं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एंटाकेपोन इज अ सेलेक्टिव इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ COMT। ये COMT कोमिताल ट्रांसफरेज एंजाइम के ऊपर इफेक्ट करता है जो कि रिवर्सिबली उसको इनहिबिट करता है। एडवर्स इफेक्ट क्या है? डिस्काइनेजिया, नाजिया, डायरिया, एब्डोमिनल पेन एंड यूरिनरी डिस्कलरेशन, आपकी यूरिन कलर चेंज करता है। इट इंक्रीज द साइड इफेक्ट ऑफ ल्यूडोपा, ये इंक्रीज करता है ल्यूडोपा के साइड इफेक्ट को। टोल्केपोन सेलेक्टिव एंड रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ COMT, ये सेलेक्टिव भी है और COMT एंजाइम को रिवर्सिबल इनहिबिट करता है, लेकिन रिवर्सिबल का मतलब शॉर्ट टाइम के लिए वो उसको इनहिबिट करता है, फिर 5 मिनट हो या 10 मिनट हो, डिपेंड करता है कि उसका हाफ लाइफ कितना है। बोथ एक्शन पेरिफेरल सेंट्रल, सेंट्रल में भी उसका एक्शन है और पेरिफेरल में भी उसका एक्शन है, जिसको हमने डिटेल से जो ग्राफ था उसमें पढ़ा था कि टोल्केपोन पेरिफेरी और सेंट्रल दोनों में डोपामिन को कन्वर्ट करने से बचाता है। उसका जो साइड इफेक्ट है ओकेजनली एसोसिएटेड विथ हेपेटोटॉक्सिसिटी, इसकी का मतलब साइड इफेक्ट उसका यह है कि हेपेटोटॉक्सिसिटी मतलब लिवर टॉक्सिसिटी काज कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन है MCQ के पॉइंट से। डोपामिन फैसिलिटेटर ट्रेमेंटाडिन हमने पढ़ा था कि इंट्रोड्यूस एज एन एंटीवायरल एजेंट, इफेक्टिव एगोनिस्ट अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा ए 2 वायरस, ये इन्फ्लुएंजा ए 2 वायरस के खिलाफ मोस्ट इफेक्टिव है जो कि एंटीवायरल है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसका यह है कि प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक पे जाके क्या काम करता है। इन प्री साइनेप्टिक इट इंक्रीज द रिलीज ऑफ स्टोर्ड केटाकोलेमाइन फ्रॉम इंटेक्ट डोपामिनर्जिक टर्मिनल, जो डोपामिनर्जिक टर्मिनल है या वेजिकल है उससे केटाकोलेमाइन कौन है? डोपामिन है, एपिनेफ्राइन है, नॉरएपिनेफ्राइन है, उसको रिलीज करवा देते हैं। नंबर 2, इनहिबिट केटाकोलेमाइन रीअपटेक प्रोसेस एट साइनेप्टिक प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पर ये जाके ये जो रीअब्जॉर्प्शन रीअपटेक का मैकेनिज्म है उसको बिल्कुल इनहिबिट करता है। पोस्ट साइनेप्टिक उसका क्या काम है? पोस्ट साइनेप्टिक उसका काम है कि एक्टिवेशन ऑफ डोपामिन रिसेप्टर डायरेक्टली, ये डायरेक्टली डोपामिन रिसेप्टर को इनहिबिट करता है। और दूसरा एंटीकोलिनर्जिक एक्शन है, ये अगेंस्ट कोलिनर्जिक है, एंटीकोलिनर्जिक जो कि हमें चाहिए पार्किंसनिज्म के लिए। और NMDA रिसेप्टर ब्लॉकिंग इफेक्ट, NMDA एक एक्साइटेटरी रिसेप्टर है जो कि एक्साइटेशन में मदद देती है। NMDA एक रिसेप्टर है एक्साइटेटरी जो उसको ब्लॉक करता है। यूज उसका ये है कि ओनली अच्छा कास के बारे में हम यूज़ के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि ओनली इन द माइल्ड केस एज ए मोनोथेरापी सप्लीमेंट टू ल्यूडोपा फॉर एडवांस केस। अगर एडवांस केस है तो ल्यूडोपा के साथ आप दे सकते हैं, अगर माइल्ड केस हो तो एज ए मोनोथेरापी आप सिंगल भी दे सकते हैं। इट्स हेरो टू सप्रेस द मोटर फ्लैक्चुएशन, जो मोटर फ्लैक्चुएशन नज़र आ रहा है, फ्लैक्चुएशन का मतलब जो बेहतर डिसओरिएंटेशन आ रहा है, जो चेंजेस आ रहे हैं उसको सप्रेस करने के लिए एबनॉर्मल मूवमेंट, और एबनॉर्मल मूवमेंट के लिए आप दे सकते हैं। साइड इफेक्ट उसका है इंसोमिया, नीजनेस, कन्फ्यूजन एंड नाइट मार कहते हैं डरावनी ख्वाब, मतलब जब आप नाइट टाइम सो रहे होते हैं तो इसी दौरान आपको डरावनी ख्वाब आ जाए तो इसको हम नाइट मार कहते हैं। और इंसोमिया लॉस ऑफ स्लीप को कहते हैं, डिजनेस चक्कर आना सर पे, कन्फ्यूजन आपको पता है ऑलरेडी। सेंट्रल एंड एंटीकोलिनर्जिक बाइपिरिडीन है, ट्राईहेक्सिपिनिडाइल है, ट्राइपिरिडीन है, ये हम डिटेल से एंटीकोलिनर्जिक में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे उसका रोल जो है दे आर सिंथेटिक कंपाउंड सेंट्रल पैरासिम्पेथोलाइटिक। देखिए सेंट्रल पैरासिम्पेथोलाइटिक के पैरासिम्पेथोलाइटिक है, पैरासिम्पेथोलाइटिक का मतलब कि पैरासिम्पेथेटिक का एक्टिविटी डिक्रीज करती है, लाइटिक का मतलब लाइसेस डिस्ट्रक्शन, ये पैरासिम्पेथेटिक एक्टिविटी डिक्रीज करती है, लेकिन सेंट्रल पे CNS के अंदर दे बेनिफिट द पार्किंसनिज्म बाय ब्लॉकिंग ACH रिसेप्टर। ये पार्किंसनिज्म के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये ब्लॉक करता है एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर CNS के अंदर, देयर बाय पार्शली रिड्रेसिंग द इम्बैलेंस क्रिएटेड बाय डिक्रीज डोपामिनर्जिक एक्टिविटी, और पार्शली रिड्रेस करता है जो बेतरतीबी वहाँ पे नज़र आ रही थी अब उसको करेक्ट करता है। दे आर प्रोड्यूस द मॉडेस्ट इंप्रूवमेंट इन अ ट्रेमर, ये ट्रेमर में मॉडेस्ट इंप्रूवमेंट ला सकता है, रिजिडिटी में और साइलोरिया, साइलोरिया का मतलब हाइपर सिलाइवेशन, जब आपका सिलाइवा सीक्रेट ज़्यादा हो रही है, मस्कुलर स्टिफनेस में भी मदद देती है, लेग क्रैम्प में, बट लिटिल इन ब्रेडिकाइनेसिया, ब्रेडिकाइनेसिया में उसकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, विच आर इज द मोस्ट डिसेबलिंग सिम्टम, क्योंकि पार्किंसनिज्म का जो मोस्ट डिसेबलिंग जो किसी एक बंदे को डिसेबल बनाता है वो है ब्रेडिकाइनेसिया का। आप मोमेंट वॉलेंट्री मोमेंट आप स्टार्ट नहीं कर सकते, आप वॉलेंट्री मोमेंट मेंटेन नहीं कर सकते, ये मोस्ट डिसेबलिंग करेक्टर है जो कि एंटीकोलिनर्जिक से नहीं होगा। एडवर्स इफेक्ट उसका ये है ड्राई माउथ, जीरोस्टोमिया जिसको हम कहते हैं, आपके माउथ का अंदर जो सिलाइवा है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ड्रोजनेस हो सकता है, यूरिन रिटेंशन या ग्लूकोकामा एक आई डिसऑर्डर है जो कि ऑलमोस्ट एजीज पर्सन को होता है, जो इसका एज 60 या 70 से अबाव हो।
नर्सिंग केयर क्या है? एंटीपार्किंसंस ड्रग का एडमिनिस्टर ड्रग विद कॉशन फॉर अ पेशेंट एक्सपोज इन हॉट वेदर और इन्वायरमेंट बिकॉज द पेशेंट आर एट इंक्रीज द रिस्क और हीट प्रोस्ट्रेशन ड्यू टू इंक्रीज एबिलिटी टू स्वील। आप उसको ड्रग जो दे रहे हैं उसको कॉशन, कॉशन मतलब एहतियात के तौर पर एहतियात से देंगे। इसके साथ साथ पेशेंट को ज़्यादा वेदर हॉट वेदर में एक्सपोज नहीं करना, क्योंकि इसका अगर आप हॉट वेदर में उसको एक्सपोज करते तो वैसे भी उसकी स्वीटिंग नहीं हो पा रही, तो इसको मज़ीद आप ड्राइनेस या कॉन्स्टिपेटेड हो सकता है पेशेंट। गिव ड्रग्स विद द मील टू एलिविएट द जीआई इरिटेशन इफ़ प्रेजेंट। आपने ड्रग को अगर मील के साथ देना है तो इसकी वजह से जीआई का गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम का जो इरिटेशन है अगर वो मौजूद है तो आपने उसको क्या देना है? मील के साथ या मील के बाद देना है। डिपेंड करता है, अगर आप रोटी खाने के साथ देंगे, खाने के बाद देंगे, अगर उसके साथ आपके जीआईटी सिस्टम के अंदर कोई इरिटेशन कोई चेंजेस ला रही है तो आपने उसको उससे पहले देना है। और डिपेंड करता है कि कौन सा ड्रग है, क्योंकि लेवडोपा को आप अमाइनो एसिड या फूड के साथ नहीं दे सकते, वो 30 से लेकर 60 मिनट बिफोर देंगे। हैव अ पेशेंट वाइड बिफोर टेकिंग द ड्रग टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ यूरिनरी रिटेंशन। सारी बात है, यूरिनरी रिटेंशन को कम करने के लिए, उसके रिस्क को कम करने के लिए आपने पहले पेशेंट को कहना है कि आप वाइडिंग प्रॉपर तरीके से कर लें, यूरिन प्रॉपर तरीके से कर लें, और बोल फंक्शन को भी आपने देखना है। प्रोवाइड सेफ्टी मेजर इज एग्जाम्पल एडिक्वेट लाइटिंग, राइज साइड रेल को राइज करना है जो बेड के साथ होता है, लाइट प्रॉपर तरीके से एडिक्वेट होना चाहिए और इंजरी से बचाना है। एजुकेट क्लाइंट ऑन ड्रग थेरापी टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एंड कंप्लाइंस। किस तरह आपने इस ड्रग को कंप्लाइंस का मतलब फॉलो अप केयर किस तरह करना है घर के अंदर। मॉनिटर द पेशेंट रिस्पॉन्स टू थेरापी। आया इसी थेरापी के साथ, इस इलाज के साथ पेशेंट के अंदर कोई इंप्रूवमेंट आया है साइन और सिम्टम में या नहीं। मॉनिटर फॉर एडवर्स इफेक्ट उसका क्या है, सीनेस में कोई चेंजेस तो नहीं आई, यूरिनरी रिटेंशन में चेंजेस तो नहीं आई, या जीआई डिप्रेशन या डिक्रीज स्वेटिंग वगैरह, आपने उसी को भी देखना है। तो ये जितने भी ये जो चैप्टर था एंटीपार्किंसनिज्म, जारी बात है ये टाइम तो उसने ले गया 55 मिनट कम से कम, लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि अगर आप उसको एक बार डिटेल से पढ़ लेंगे तो आई थिंक देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। और बाद में अगर हाँ कोई क्वेश्चन या कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक आप अपने आप को और अपने चैनल के हिफाजत करें, अल्लाह को अमन व अमान में रखे। इस टाइम मुझे इजाज़त दीजिए। वालेकुम सलाम।